हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। CIA ने इग्नोस्वान से मून की फार साइड पर एलियन प्रेजेंस को देखने के लिए कहा। ये सुनने में जरूर फिल्मी कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन सन 2006 में जब CIA ने स्टारगेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करना शुरू करा, सारे नहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स को जब पब्लिक किया तो इग्नोस्वान की पार्टिसिपेशन को CIA ने खुद कंफर्म किया था। जब 1998 में इग्नोस्वान ने अपनी किताब पेनिट्रेशन रिलीज करी तो उसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास साइकिक एबिलिटी है। उनके पास ये दिमागी क्षमता थी कि वो आंख बंद करके जिस चीज के बारे में भी सोचते थे उसे वो देख सकते थे, रियल टाइम में देख सकते थे। जब स्वान से एलियंस के बारे में पूछा गया तो स्वान ने कहा कि एलियंस हमारे बीच में सिर्फ मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि इन्होंने मून की फार साइड पर स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं और ये एलियंस बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। I'm not the first to imply that we're not alone in the universe. आइए जानते हैं ऐसी कहानी जिसको CIA ने खुद कंफर्म किया था। इंगो स्वान के परिवार को बचपन में ही पता लग गया था कि इंगो स्वान के पास साइकिक एबिलिटी है, यानी खास दिमागी क्षमता। और जब स्वान बड़ा हुआ तो अपनी इस एबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनने लगा। बोले तो ESP का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब वो लोग होते हैं ना जो दिमाग पढ़ सकते हैं, कुछ वैसा ही। तो स्वान अपनी मर्जी से इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेने लगा। शुरुआत में रिसर्चर्स ने ये जानना चाहा कि क्या स्वान अपनी दिमागी क्षमता से पेड़ों पर असर डाल सकते हैं या आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी थे तो स्वान के ऊपर रिसर्च आगे बढ़ा दी गई और अब पकड़ती है कहानी रफ्तार। 1970 की शुरुआत के समय में अमेरिकी वैज्ञानिक साइकिक क्षमताओं वाले इंसानों पर रिसर्च कर रहे थे और स्वान भी उस रिसर्च का हिस्सा थे। उदाहरण के लिए एक एक्सपेरिमेंट में स्वान को आंख पर पट्टी बांधकर एक सील बॉक्स के अंदर रखे हुए पर्चे पर लिखे हुए शब्दों को पहचानना था। जब रिसर्चर्स ने स्वान से पूछा कि भैया जरा बताओ इस बॉक्स के अंदर रखे हुए पर्चे पर क्या लिखा है, तो स्वान ने कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रिसर्चर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए और वो स्वान से कहते हैं चलो कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब स्वान कहते हैं कि जी आपका जो बॉक्स है उसके अंदर लगा हुआ लाइट बल्ब फ्यूज हो चुका है, इस वजह से बॉक्स के अंदर अंधेरा है और मैं इसीलिए कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब रिसर्चर को लगता है पता नहीं ये पागल क्या कह रहा है, और जाकर जब वो बॉक्स की सील को खोलकर उसे देखते हैं तो बल्ब वाकई में ही बुझा हुआ था। और यहाँ उदय होता है इंगो स्वान नाम के एक सितारे का। Recent research confirmed that Ingo Swann in remote viewing experiments could go to any spot on the globe and sketch correctly roads and buildings just as they are at that point. अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट में कामयाबी पाने के बाद इंगो स्वान के चारों तरफ चर्चे हो गए थे और उन पर नजर पड़ी स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है तो इसलिए हम इसे SRI बुलाएंगे। अब ये जो SRI इंस्टीट्यूट था इसका काम था स्पेस में दूर दराज की जगहों पर नजर रखना, यानी कि सैटर्न पे क्या चल रहा है, मून पे क्या चल रहा है, या फिर सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर पे क्या चल रहा है। बोले तो स्पेस में क्या चीज चल रही है, बस यही काम धंधा था इन लोगों का। और अब जो इन लोगों ने नौटंकी करी उसे देख के सच में यकीन नहीं होता, पर ये सच है, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। 1973 में SRI वाले इंगो स्वान के पास जाकर कहते हैं देख भाई तेरे को आंखें बंद करनी है और सीधा जुपिटर का ध्यान लगाना है और देख के बता जुपिटर पे आजकल क्या चल रहा है। इंगो स्वान ने साफ साफ मना कर दिया, मैं ये काम नहीं करने वाला। बोले तो अपना है साफ साफ कहना, अपन को कोई भी ऐसा काम ना करना जिसका कंफर्मेशन ना हो सके, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई काम करूंगा जिसको साबित ना किया जा सके तो ऐसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, तो मेरी भी गिनती उन्हीं के बीच में हो जाएगी। हो सकता है दुनिया मुझे फ्रॉड समझे, तो इसीलिए मैं ये काम नहीं करने वाला। अब SRI वाले स्वान से कहते हैं देख भाई टेंशन बिल्कुल मत ले, नासा ने वहाँ पर प्रोब छोड़ रखे हैं। आसान भाषा में बोले तो नासा ने जुपिटर के चारों तरफ सैटेलाइट छोड़ रखे हैं जो टकटकी लगाए जुपिटर पर नजर बनाए हुए हैं, तो जो भी तुम बताओगे उसे कंफर्म तो हम कर ही लेंगे, इसकी टेंशन तुम ना लो। अब स्वान ने जुपिटर पर जो भी देखा उसको बाद में पायनियर प्रोब ने कंफर्म कर दिया। हाँ जी, पर सवाल आता है ये कि आखिर स्वान ने वहाँ पर देखा क्या। About 1977, all the work I was doing got classified, so I couldn't talk about it, and really still can't. And when I retired from all that in 1989, I just sat back to write books and, you know, sort of do the things I wanted to do. And although I eventually published 6 books, I have about 7 that nobody would publish. तो भैया स्वान ने बताया कि इस ग्रह पर हाइड्रोजन है, इस पर तूफान चल रहे हैं, यहाँ तक कि इस ग्रह के बादलों का रंग भी बता दिया जो बिल्कुल सही थे। अब भैया यहाँ पर विरोध की कीर्तन मंडली ये भी कह सकती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेगा। सबको मालूम है कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे गैसियस हैं और ज्यादातर स्पेस में हाइड्रोजन गैस तो हर ग्रह पर मिल ही जाती है, और अगर गैस है तो तूफान भी होंगे, और थोड़ा बहुत अंदाजा लगाकर बादलों का रंग भी निकालना कोई बहुत बड़ा काम
काम तो है नहीं। तो ये सारी चीज बताकर स्वान ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो उसे इतना बड़ा हीरो बना दिया गया। तो जी अब सुनो ध्यान से, स्वान ने जुपिटर पर सिर्फ यही नहीं देखा था, बल्कि कुछ ऐसा भी देखा था जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया। बोले तो टकटकी लगाई उन सैटेलाइट को भी दिखाई नहीं दिया, उस समय दिखाई नहीं दिया। पहले जान लो देखा क्या था। स्वान ने ये कहा कि उसे जुपिटर के चारों तरफ रिंग दिखाई दे रहा है, जैसा कि शनि ग्रह के चारों तरफ है, जिसे हम शनि का धूल गैस का छल्ला कहते हैं। स्वान ये भी बताते हैं कि जुपिटर का रिंग बहुत छोटा है, अपने ग्रह के बहुत नजदीक है, जबकि शनि ग्रह का रिंग बड़ा है और ग्रह से दूर भी है। अब यहाँ पर कमाल की बात ये थी कि पायनियर प्रोब ने 1973 और 1974 में जुपिटर के चारों तरफ किसी भी रिंग को नहीं देखा, बहुत ध्यान से देखने पर भी नहीं देख पाया। लेकिन 1979 में जब वॉयेजर 1 जुपिटर के पास से गुजरा, हाँ आप सही हो, वही हुआ, उसने जुपिटर का रिंग देख लिया। ये तो कमाल हो गया। चलो जी अब इस कहानी में एडवेंचर की बारी है। बोले तो आने वाले हैं एलियंस। इंगो स्वान की हर जानकारी इतनी सटीक थी कि खास लोगों के कानों तक उनके चर्चे पहुंच गए, और खास लोगों से मेरा मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। मार्च 1975 को सुबह के 3 बजे इंगो स्वान के पास एक फोन आता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वॉशिंगटन जाओ और म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में विजिट करो, जिसके सेंटर में एक हाथी की स्टैचू है और आपको उसके पास जाकर खड़ा होना है और आगे की जानकारी आपको वहीं मिलेगी। इंगो स्वान पहुंच जाते हैं। ठीक समय पर एक मिलिट्री मैन जैसा दिखने वाला एक आदमी इंगो स्वान को जाकर एक कार्ड देता है, जिसमें लिखा था कुछ मत बोलना, कोई सवाल मत पूछना, ये हम दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और अब मेरे पीछे पीछे चलो। अब ये दोनों म्यूजियम के बाहर एक कार तक पहुंचते हैं, जहां एक और मिलिट्री मैन खड़ा था। वो इंगो स्वान को एक और कार्ड देता है, जिस पर लिखा था कुछ मत बोलना, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है कि कहीं तुम्हारे पास कोई लिसनिंग डिवाइस तो नहीं है। तलाशी अभियान के बाद मिलिट्री मैन एक और फाइनल कार्ड देता है, जिस पर लिखा था हमारे पास आपके टैलेंट के लिए बिल्कुल सुटेबल प्रोजेक्ट है, क्या आप हेलीकॉप्टर यात्रा में कंफर्टेबल हैं? अब स्वान थोड़ा समय लेते हैं और फाइनली हाँ कहते हैं, जिसके बाद मिलिट्री मैन उनके सर पर एक कपड़ा डालकर उन्हें गाड़ी में बैठा के अपने साथ ले जाते हैं। अब बैग की वजह से इंगो स्वान कुछ देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें ये जरूर पता लग गया कि ये गाड़ी उन्हें बार बार सर्कल में घुमाए जा रही है। इसके बाद गाड़ी जाकर रुकती है और एक हेलीकॉप्टर के पास आने की आवाज आती है, जिसमें इंगो स्वान को बैठाकर हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। इसके बाद एक बिल्डिंग की छत पर हेलीकॉप्टर उतरता है और फिर एलिवेटर से उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है और फाइनली उनके सर से बैग को हटा दिया जाता है। इंगो स्वान अपनी आंखें मलते हैं, क्योंकि अचानक से तेज रोशनी उनके सामने थी और सामने से एक आदमी आता है जो अपने आप को मिस्टर एक्सल रॉड नाम से इंट्रोड्यूस करता है, और वो इंगो स्वान से कहता है टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हो। मिस्टर एक्सल रॉड स्वान से कहता है कि मेरे पास एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके मेरे लिए कुछ चीजें देखनी है, और इस काम के लिए आपको हर दिन $1000 दिए जाएंगे। आज के समय के हिसाब से $8-9 हजार पर डे। अब ये पैसा तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी, जैसा कि आप जानते ही हो, वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, और उनका काम खत्म होने के 10 साल बाद तक भी वो इस बारे में किसी से नहीं बता सकते। इनके अलावा भी एक और शर्त थी कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा मिस्टर स्वान इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें जो भी चीज चाहिए, जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, हर चीज उनको इसी बिल्डिंग के अंदर मुहैया कराई जाएगी। अगर वो इस नौकरी को अपनाते हैं तो उन्हें इसी बिल्डिंग के अंदर रहना पड़ेगा, वो भी कांस्टेंट सर्विलांस के अंडर, यानी कि उन पे रहेगी 24 घंटे नजर। अब मिस्टर इंगो स्वान काफी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी काम किए थे ये उनमें सबसे अजीब था, लेकिन एडवेंचर का कीड़ा उन्हें इस काम के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर देता है। मिस्टर एक्सल रॉड स्वान से कहते हैं आराम करिए, हम कल शुरू करेंगे। अब अगले दिन मिस्टर एक्सल रॉड मिस्टर स्वान को बताते हैं कि उन्हें मून पर विजिट करना है, मतलब दूरदृष्टि से विजिट करना है। वो उनको कुछ कोऑर्डिनेट देंगे, जिन कोऑर्डिनेट पर उन्हें फोकस करके ये देख के बताना है कि आखिर उन कोऑर्डिनेट पर उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। Well, I was asked by some very mysterious people to do some remote viewing sessions about the moon. अब मिस्टर स्वान को कोऑर्डिनेट की लिस्ट मिल जाती है और वो एक एक करके हर कोऑर्डिनेट को देखना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर कोऑर्डिनेट पे कुछ भी नहीं था, धूल थी, गड्ढे थे, बड़े बड़े क्रेटर थे। इसके बाद मिस्टर स्वान को बहुत ही अजीब और कंफ्यूजिंग सी चीज दिखाई देती है। उन्हें वहाँ पर ट्रैक दिखाई देते हैं, हैवी मशीनरी के ट्रैक। उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न भी दिखाई देते हैं जैसे हवा ने वो बनाए हों, जबकि मून पर तो हवा है ही नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है कि हवा नहीं है, बहुत ही हल्का एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर का नाम सुन के हैरान मत होना, रिसेंटली ही पता लगा है कि मून पर बहुत ही हल्का एटमॉस्फेयर है। Scientists finally admitted that there is water and an atmosphere on the moon, but back in the 60s, this was denied. अब स्वान की नजर एक क्रेटर पर पड़ती है, जिसमें से हरे रंग की रोशनी आ रही थी। मिस्टर स्वान बताते हैं कि ये रोशनी डिफ्यूज्ड है। अब देखिए, मून पर डिफ्यूज रोशनी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट को स्कैटर करने के लिए अच्छा खासा हैवी एटमॉस्फेयर चाहिए, और मून का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो रोशनी को डिफ्यूज कर सके। तो अगर इस रोशनी को डिफ्यूज एटमॉस्फेयर
नहीं कर रहा था तो कौन कर रहा था? अब मिस्टर स्वान को वहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जैसे बिल्डिंग, टावर्स, रोड्स और बहुत सारी मशीनरी भी। इसके बाद वो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पर देखते हैं, जहाँ उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो हर तरह की रोशनी को एमिट कर रहे थे। मिस्टर स्वान के नजदीक जाने पर उन्हें ये स्ट्रक्चर डोम शेप के दिखाई देते हैं, जिनमें विंडोज लगी थी। जैसे ही मिस्टर स्वान इनमें से एक विंडो के नजदीक जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर कुछ मनुष्य जैसे प्राणी अलग अलग काम कर रहे थे और अचानक से वो अपना काम बंद कर देते हैं और उसी विंडो की तरफ घूमकर देखते हैं जिस विंडो पर मिस्टर स्वान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था। और मिस्टर स्वान चिल्लाते हैं, उन्होंने मुझे देख लिया। तुरंत मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं, वापस आओ। मिस्टर स्वान कहते हैं, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया है। मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं, अभी निकलो वहाँ से, तुरंत वापस आओ। अब मिस्टर स्वान को धीरे धीरे होश आता है और वो अपनी आंखें खोलते हैं और मिस्टर एक्सेलरोड की तरफ चेहरा करके कहते हैं, तुम जानते थे, तुम्हें सब पता था, तुम जानते थे ना? और मिस्टर एक्सेलरोड एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, और अब समय आ गया है कि आप घर जाएं। Strange like people there and big structures and इसके बाद मिस्टर स्वान अपने पैसे लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं और जिंदगी नॉर्मल चलने लगती है। एक दिन वो एक सुपरमार्केट में जाते हैं, जहाँ पर वो एक महिला को देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। मतलब उन्हें एकदम से ऐसा लगा जैसे ये महिला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, यानी कि वो महिला या प्राणी धरती का नहीं था, ऐसा उन्हें लगता है। और वो जानते थे कि वो जो चीज सोच रहे हैं वो बहुत अजीब है, सोचने में ही अजीब है, लेकिन अपने शरीर में जो वो बदलाव महसूस कर रहे थे उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगा कि वो महिला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। अब मिस्टर स्वान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें फिर से एक फोन आता है जो कहता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो। अब मिस्टर स्वान वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें फिर से मिस्टर एक्सेलरोड का एक एजेंट वहाँ पर मिलता है, जो एक फोन पर मिस्टर एक्सेलरोड की उनसे बात कराता है। और मिस्टर एक्सेलरोड मिस्टर स्वान से पूछते हैं कि आपने उस महिला से क्या बात की। मिस्टर एक्सेलरोड हर तरह का सवाल पूछते हैं, क्या वो उसे जानते हैं, क्या उसने उनका पीछा किया, क्या उनकी कोई बात हुई। स्वान सारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। अब मिस्टर एक्सेलरोड स्वान से कहते हैं, जितना हो सके उस महिला से दूर रहना, वो बहुत खतरनाक है। इसके बाद मिस्टर एक्सेलरोड स्वान से कहते हैं, क्या 2-3 दिन के लिए आप फ्री हैं? मेरे पास आपके लिए काम है। मिस्टर स्वान कहते हैं, बिल्कुल। अगला सवाल जो मिस्टर एक्सेलरोड पूछते हैं वो ये था, क्या आपने कभी यूएफओ देखा है? इसके बाद आर्मी पर्सनल मिस्टर स्वान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर एक प्राइवेट जेट के अंदर बैठाकर उन्हें अलास्का ले जाया जाता है। इसके बाद वो अंधेरी रात में बर्फीली सतह पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर स्वान को थर्मल सूट देकर उनसे कहा जाता है कि वो धातु की हर चीज को यहीं पर उतार दे। अब मिलिट्री पर्सनल मिस्टर एक्सेलरोड और मिस्टर स्वान एक लेक के पास पहुंचते हैं, यानी एक नदी के पास पहुंचते हैं, और मिस्टर एक्सेलरोड स्वान से कहते हैं, बिल्कुल चुप रहना और बस ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि वो हीट, मोशन और नॉइज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मिस्टर स्वान हैरान होकर पूछते हैं, वो कौन? वो मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं। इसके बाद मिलिट्री के आदमी एक दूसरे को हाथों के इशारों से कुछ कहते हैं और मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं, लो ये शुरू हो गया। पर मिस्टर स्वान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें बस चारों तरफ फॉग दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से उन्हें लेक में से रोशनी नजर आती है, जो थोड़ी ब्लू और थोड़ी पर्पल रंग की थी। इसके बाद लेक में से उन्हें निकलता हुआ एक ट्रायंगुलर स्पेस क्राफ्ट दिखता है। अब मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मिस्टर स्वान ये अजीब चीजें देखकर डर के मारे एक जगह जम जाते हैं, तो उन्हें खींचकर वहाँ से अलग ले जाया जाता है। मिस्टर स्वान ये भी देखते हैं कि ये स्पेस क्राफ्ट जमीन से पानी खींच रहा था। इसके बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचकर मिस्टर स्वान एक्सेलरोड से कहते हैं, मुझे पता लग गया है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। मिस्टर एक्सेलरोड कहते हैं, आगे बताओ। ना तो मिस्टर एक्सेलरोड ने मिस्टर स्वान की बात को डिनाई किया और ना ही एग्री किया। मिस्टर स्वान कहते हैं, ये स्पेस क्राफ्ट एक अनमैन्ड ड्रोन था, ये एक रीसप्लाई मिशन था, वो मून पर माइनिंग कर रहे हैं और उन्हें हमारा पानी चाहिए। मिस्टर एक्सेलरोड स्माइल करते हैं, ना तो वो एग्री करते हैं और ना ही वो डिनाई करते हैं। और इसके बाद मिस्टर स्वान ने अपनी किताब में लिखा कि इस घटना के बाद उन्होंने मिस्टर एक्सेलरोड और उनसे जुड़े हुए किसी भी मिलिट्री पर्सनल को कभी नहीं देखा। मिस्टर इंगो स्वान अपनी जबान के पक्के थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी किताब पेनिट्रेशन में इसके बारे में बताया है, जिस किताब का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट और विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया किताब है। लेकिन सवाल आता है ये कि जितनी भी चीजें बताई गई हैं, उसमें से कितनी चीजें बिल्कुल सही हैं, यानी फैक्चुअली करेक्ट हैं। आओ जरा इस चीज पे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास 4 चीजें हैं। पहला जुपिटर मिशन, दूसरा मून मिशन, तीसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाली महिला और चौथा सीधा यूएफओ से सामना। पहले जरा उस महिला के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मिस्टर स्वान को वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगी, लेकिन थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है। मेरे लिए भी हजम करना मुश्किल था। मेरे ख्याल से वो ह्यूमन ही होगी। और अगर आप गौर करें तो अगर आप पर कोई नजर रख रहा है तो
तो आपका सिक्स सेंस आपको ये बता देगा कि कुछ अजीब है। तो हो सकता है CIA मिस्टर स्वान पर नजर रख रही हो। और क्योंकि ये 1970 का दशक था, तो इस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो एक दूसरे के देश में जासूसी करना, खास लोगों पर नजर रखना और ऐसे हथियारों पर रिसर्च करना जो सुनने में ही अजीब लगते हो, ये बहुत ही कॉमन सी चीज थी। तो हो सकता है मिस्टर स्वान को कुछ धोखा हुआ हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी चीज आती है एयरक्राफ्ट, मतलब UFO। अब ये भी थोड़ा सा मेरे लिए हजम करना मुश्किल था, क्योंकि अगर स्पेस क्राफ्ट के बारे में जानना ही था तो ये काम तो वो दूर बैठकर भी कर सकते थे। वहाँ तक जाने की क्या जरूरत थी, और वहाँ जाकर भी उन्होंने ऐसा क्या हासिल कर लिया। तो यहाँ पर भी कहानी थोड़ी फिशी सी लगती है। अब आते हैं जुपिटर वाली बात पर। तो देखिए, इस चीज को तो कंफर्म किया गया है। इंगो स्वान ने जो भी ऑब्जर्वेशन की थी वो लगभग 80 से 90% बिल्कुल एक्यूरेट थी। जिस बात का सबूत जुपिटर का रिंग था, जिसे उनसे पहले किसी ने भी नहीं देखा था, और उनके बाद वॉयेजर 1 ने ये चीज कंफर्म करी थी। और इसका दूसरा कंफर्मेशन था 2007 में न्यू होराइजन मिशन, जिसमें इन रिंग्स की फोटो भी ली गई थी। अब जरा मून की बात कर लेते हैं। अब मिस्टर स्वान अकेले ऐसे आदमी नहीं थे जो इस तरह की चीजों को देख रहे थे, और भी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। और कमाल की बात यह है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी सीक्रेट रिपोर्ट CIA ने बहुत लंबे समय तक पब्लिक नहीं करी, जिनमें से कुछ रिसेंटली ही पब्लिक हुई है। और उनके आधार पर ऐसे बहुत से अजीब से साउंड थे जिन्हें सुनने का एस्ट्रोनॉट्स ने दावा किया, लेकिन नासा ने उन्हें इंटरफेरेंस बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। और देखिए, जितनी भी पिक्चर इंटरनेट पे मौजूद है मून के फार साइड की या फिर अजीब अजीब स्ट्रक्चर होने की, उन्हें देख के कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो मिलता नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या सच है और क्या नहीं। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी पिक्चर्स हैं भी तो नासा उन्हें पब्लिक क्यों करेगा, आम लोगों को कोई क्यों दिखाएगा। लेकिन जो चीज कंफर्म है वो ये कि इंगो स्वान गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। अगर आप CIA की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर सर्च करोगे तो आपको इंगो स्वान के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को मिल जाएंगे। मिस्टर स्वान के साथ काम करने वाला हर आदमी एक चीज को लेकर तो बिल्कुल श्योर था कि मिस्टर स्वान झूठ नहीं बोलते थे, वो जो देखते थे वही बताते थे। मिस्टर स्वान ने भी ये बात मानी कि कई बार चीजों का अंदाजा लगाने में उनसे भी गलती हुई थी, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे। तो मिस्टर स्वान की बुक पढ़ने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि वो मुझे फ्रॉड या झूठे तो नहीं लग रहे। मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या आपको मिस्टर स्वान की बताई गई बातों पर विश्वास है? अगर आपको एलियंस जैसी चीजों पर विश्वास नहीं है तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है ना। लेकिन अगर आप US गवर्नमेंट की तरह इन चीजों पर विश्वास करते हो तो मिस्टर स्वान ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया था कि हम अकेले नहीं हैं। तो इसी नोट के संग यह है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। I am not this body in terms of consciousness, and consciousness can go places where the body cannot. Chief Medical Officer saying they're here, they're parked on the side of the crater, they're watching us. There is an issue of why the Soviet Union and the United States did not go back to the moon.